Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter of socialism in Europe and Russian revolution. यूरोप के अंदर सोशलिज्म कैसे आया और रशिया में रिवोल्यूशन कैसे हुआ, इन सभी के बारे में स्टडी करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में स्टडी की थी कि सोशलिज्म की जो शुरुआत है वो यूरोपियन कंट्री से हुई है, फिर रशिया ने इसको सेटअप दिया है, यानी कि यहाँ से इसकी फाउंडेशन स्टार्ट हुई। शुरुआत वहाँ से हुई थी, फ्रांस में, ब्रिटेन में और जर्मनी में, यूरोपियन कंट्री से स्टार्टअप था और सही फाउंडेशन इसकी स्टार्ट हुई थी, मतलब सही तरह से ये जो सेट हुआ था तो वो हुआ था यहाँ पे रशिया में। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। सोशलिज्म, यूरोप में सोशलिज्म के कमिंग अप के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो सोशलिज्म के बारे में हमने स्टडी की थी कि क्या होता है सोशलिज्म। सोशलिज्म होता है बेटा कि जब हमारे पास इनकम के सोर्स सभी के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, या हमारी नेशन की जो इनकम होती है उसमें हम सबकी हिस्सेदारी होती है, तो उसको हम सोशलिज्म बोलते हैं। हमने कैपिटलिज्म से और सोशलिज्म से दोनों से अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लास्ट वीडियो में की थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सोशलिज्म की ओपिनियन क्या थी इनकी, जो सोशलिज्म को बढ़ावा देने वाले थे उन लोगों की जो वे था, जो आइडियाज थे, जो विजन थे, वो किस प्रकार के। तो सोशलिज्म क्या करते थे, सोशलिज्म है वो अपोज करते थे, अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट में काम करते थे, उसके अगेंस्ट में वो रहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये एक्सप्लोटेशन करती है और सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है, यही बेस है, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। दे वांटेड टू कलेक्टिवलाइजेशन। क्या चाहते थे वो? कलेक्टिवलाइजेशन, कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट का होना। यानी कि सभी को साथ लेकर के चलने का, कॉमन ग्रोथ का, या ये कहेंगे कि इनकम के सोर्स का गवर्नमेंट की अथॉरिटी में वो देना चाहते हैं। ओके, अब यूरोप की कंट्री में बहुत सारे सोशलिज्म को प्रभावित करने वाले पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे और साथ में उन लोगों के विजन पढ़ेंगे जिन्होंने सोशलिज्म के लिए प्रयास किया था। तो पहले हमारे पास आता है बेटा यहाँ पे रॉबर्ट ओवन। ये इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था। इसका विजन क्या था, इसकी थ्योरी क्या थी सोशलिज्म के लिए? ये चाह रहा था कोऑपरेटिव कम्युनिटी को बढ़ावा देना। इसके लिए इसने यूएसए में एक इंडियाना, जहां इंडस्ट्रीज सिटी है ये, उसके अंदर इसने अपने विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास किया था, यानी सोशलिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया। तो इसका विजन क्या था? रॉबर्ट ओवेन का कोऑपरेटिव कम्युनिटी का विजन। नेक्स्ट, ये फ्रांस का था लुइस ब्लॉक। जो कैपिटलिज्म को रिप्लेस करना चाहता था, रिप्लेस ऑफ ए कैपिटलिज्म। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिप्लेस करके
उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी में देना चाहता था। कोऑपरेटिव यानी कि सभी लोगों का सामूहिक अधिकार दिलाना चाहता था कि जो इनकम का सोर्स है, जिस फैक्ट्री में माल प्रोडक्ट होता है, उस फैक्ट्री से जो इनकम होती है वो मालिक और वर्कर्स दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट इक्वल होनी चाहिए। इसलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में विश्वास रखता था, जैसे रॉबर्ट ओवन रखता था, और कैपिटलिज्म का सफाया करना चाहता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट नाम आता है बेटा हमारे पास कार्ल मार्क्स। ये अपने समय का, या आज भी हम इसको सबसे ज्यादा सोशलिज्म के लिए याद करता है। ये कार्ल मार्क्स जिसने इसी को फिलोसफी को फॉलो करते हुए आज हम सोशलिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। अगर कार्ल मार्क्स ने प्रयास नहीं किया होता तो शायद इस वर्ल्ड में सोशलिज्म नहीं आता। तो कार्ल मार्क्स, हम अगर ये कह दें कि सोशलिज्म का फाउंडर था तो भी गलत नहीं होगा। और दूसरा नाम आता है बेटा हमारे पास फ्रेडरिक एंगल। ये दोनों ही सोशलिज्म को बढ़ावा देने वाले आदमी थे। सबसे मेन नाम यहाँ पे कार्ल मार्क्स का है। इन्होंने एक अपनी तरह का नई सोसाइटी का फाउंडेशन करने के लिए कल्पना की थी, और वो न्यू सोसाइटी इनकी कम्युनिस्ट सोसाइटी नाम दिया है। न्यू सोसाइटी वाज कॉल्ड ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी? जो इनके आइडियाज के ऊपर बनी हुई सोसाइटी, उसको कम्युनिस्ट सोसाइटी नाम दिया है। इट्स ओके। आगे क्या होता है बेटा वो सुनिए। अब हम रसिया में चलेंगे, ये यूरोपियन कंट्री का। तो रशियन कंट्री में अगला पॉइंट हमारे पास आता है बेटा स्पोर्ट्स फॉर सोशलिज्म। सोशलिज्म की सपोर्ट करने के लिए, सोशलिज्म को बढ़ावा देने वाले लोगों ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई। ये इंटरनेशनल बॉडी का नाम क्या दिया? सेकेंड इंटरनेशनल। ओके। इस सेकेंड इंटरनेशनल के अंदर, इस बॉडी के अंदर जो पीजेंट वर्कर्स या एक्सप्लॉइटेड जो आदमी थे, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया। उनका संगठन था जिसका नाम सेकेंड इंटरनेशनल। इनके प्रयासों से ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनी। फ्रांस में सोशलिस्ट डेमोक्रेसी पार्टी बनी। सॉरी, फ्रांस में नहीं, जर्मनी। और फ्रांस में बने सोशलिस्ट पार्टी। ये तीनों पार्टी, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन इट मीन्स इंग्लैंड, इन तीनों पार्टी ने उस एरिया में जहां इंडस्ट्रीज लगी थी उसमें काम करने वाले वर्कर्स को
स्पोर्ट क्या था? इन्होंने तीनों ही पार्टी ने, लेबर पार्टी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी एंड सोशलिस्ट पार्टी, तीनों ने ही ब्रिटेन में, जर्मनी में और फ्रांस में, लेबर पार्टी ने ब्रिटेन में, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने जर्मनी में और सोशलिस्ट पार्टी ने फ्रांस में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। बट दीज पार्टी डिड नॉट गेट ए मेजोरिटी सीट, और मेजोरिटी सीट नहीं मिली इनको, तो इन्होंने गवर्नमेंट भी नहीं बनाई। इनकी गवर्नमेंट नहीं बनाई, बट जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसके अंदर इनके बहुत सारे लोग इलेक्शन में विनर होकर के चले गए। इन कंट्री में इस टाइम तक, जिस टाइम पे लेबर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, उस टाइम तक वहां पे कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल, जो हमने शुरू स्टार्टिंग में पढ़ा था, समाज उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो 3 कैटेगरी में बटी हुई थी। उन्हीं लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेशन था, यानी कि इन्हीं की पार्टी के लोग गवर्नमेंट बनाए हुए। उसमें कौन थे? कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल। और नए टाइप्स के जो लोग आए थे सोशलिस्ट, उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं बनी। रसिया के अंदर अब हम चलते हैं। तो रसिया कहाँ से है स्टार्ट, देखें, मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ बेटा, आप इस पे ग्लोब पे देखें। ये रसिया कंट्री यहाँ से स्टार्ट होती है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट से यहाँ से स्टार्ट होती है, और आप देखेंगे तो ये इसकी एरिया है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरिया है, यूरोप और एशिया में फैला हुआ ये देश। लात्विया, बेलारूस और दूसरी बहुत सारा एरिया उस टाइम इसी के कैप्चर में था। आप अपनी बुक में स्टडी कर सकते हैं। लिथुआनिया, ये उसी कंट्री का एक पार्ट हुए हैं। अब ये कई जगह नई कंट्री इसके कट करके इसका एरिया इसमें से अलग होकर के कई नई कंट्री अस्तित्व में आई है, बट उस टाइम ये बहुत बड़ी कंट्री हुआ करते थे। इस कंट्री के ऊपर जार निकोलस, जार निकोलस सेकेंड, यहां का रूलर था। इसके अगेंस्ट में पब्लिक ने एक रिवॉल्यूशन किया। उस रिवॉल्यूशन का नाम अक्टूबर रिवॉल्यूशन दिया जाता है। अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या था? ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था ये 1970 में हुआ। इसमें इस अक्टूबर रिवॉल्यूशन में जब हम काउंट करते हैं तो वो फरवरी 1917 में जार निकोलस को अपनी सीट से हटाने के लिए लोगों ने स्ट्रगल किया था वो, और अक्टूबर के महीने में जो नए इवेंट्स, नई घटनाएं घटी थी वो, उन दोनों को मिला करके अक्टूबर रिवॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। इट्स ओके। इससे रसिया के अंदर बहुत सारे दूसरे अलग अलग डिफरेंट धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी में है वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हैं। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है जो कंजर्वेटिव लोग हैं, जो पुरानी परंपराओं को मानने वाले हैं। दूसरे रिलीजन के लोग भी यहाँ रहते हैं। यहाँ कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट रिलीजन्स के लोग इस रसिया के अंदर रहते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग थे वो ये मेजोरिटी में थे।
जो कंजर्वेटिव लोग थे। तो उस टाइम पे रसिया में जो रिवोल्यूशन हुआ था, तो रिवोल्यूशन करने का मेन कारण था वो सोशलिज्म था। कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म के आइडियाज लोगों के पास पहुंच रहे थे, और वहां पे दो ही मेन सिटी थी, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, जहां इंडस्ट्रीज लगी हुई। इस सिटी के अंदर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग थे, उनके पास काम के घंटे फिक्स नहीं थे। Their wages were not fixed and their working hours was not fixed. They wanted to get a minimum wages and fix a working hours. So they struggled against the Russian monarch. अब ये रसिया के अगेंस्ट में जब पब्लिक ने काम करना शुरू किया, तो उस समय उनके हालात कुछ हद तक सुधर भी पाई, बट फिर भी उनकी जो पारी होती थी, उनका जो शिफ्ट होती थी, वो शिफ्ट 15-15 आवर्स तक कंटिन्यू उनको काम करना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने ऑब्जर्वर भी लगाए थे कि फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले जो शिफ्ट है उसका काम का घंटा फिक्स हो। तो ये ऑब्जर्वेशन करने वाले लोग थे, इनकी ऑब्जर्वेशन भी फेल हो गई। इनके अंदर इस फैक्ट्री में काम करने वाले 31% तक वुमेन्स काम करते थे, बट उनकी वेजेस बहुत लेस थे। जो मेन काम करते थे उसमें उसकी हाफ सैलरी का भी 3/4 पार्ट उसको मिलता। जो आदमी की हाफ सैलरी होती थी उसका 3/4 पार्ट वुमेन को मिलता था। ऐसे उनके हालात थे काफी क्रिटिकल। उनका जो स्लीपिंग बेड होता था, रहने के लिए या सोने के लिए जो जगह होती थी, उसको डॉर्मिटोरीज नाम दिया जाता था। यानी कि लाइनों में उनके पास बेड डले होते थे, जो आपकी बुक में एक पिक्चर में दिखा रखा है। बहुत ही कम जगह पे उनको रहने का स्पेस होता था। ऐसी सिचुएशन में उनके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और रसिया में यूरोपियन कंट्री से कुछ डिफरेंट भी काम था। 85% पॉपुलेशन वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम बात करें तो उस टाइम पे भी उसमें डिफरेंट होता था। फ्रांस के अंदर, फ्रांस और यूरोपियन की दूसरी कंट्री में 30 to 40% पॉपुलेशन थी, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती थी, बट यहाँ पे 85% होते थे। ये जो पीजेंट थे, एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग थे, इनका एक्सप्लोटेशन होता था, इनके पास लैंड कम होती थी, और ये लोग उस मोनार्की सिस्टम का या जमींदार का जो उसका एक्सप्लोटेशन करते थे, उनके अगेंस्ट बहुत ही रिएक्शन इनके माइंड में होता था। तो जब रसिया में रिवॉल्यूशन हुआ तो बहुत सारे जमींदार की इन्होंने हत्या कर दी। 1902 में मैक्सिमम बहुत सारे जमींदारों का मर्डर इन्होंने किया, और उसके बाद में 1905 में रिवॉल्यूशन में उन्होंने अपने आप को दूसरों से, या फिर ये कहेंगे मोनार्की सिस्टम से फ्री होने के लिए काफी स्ट्रगल थे। फ्रांस की जो पब्लिक की हम इसके साथ कंपैरिजन करते हैं, तो फ्रांस की पब्लिक अपने जमींदार का रिस्पेक्ट करते थे। जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था तो पीजेंट्स ने उस राजा के सपोर्ट पे काम किया था, बट यहाँ की रसिया की पॉपुलेशन ने उस राजा का या जमींदार का किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। रसिया का एक डिफरेंट एक और था, रसिया की पॉपुलेशन को अपनी एग्रीकल्चर लैंड को कुछ टाइम के बाद में
अपने मीर को, या ये कहें कम्यून को सौंपना पड़ता था। ये कम्यून क्या करता था, उस लैंड का कलेक्टलाइजेशन करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था। कैसे? साइज, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ए फैमिली। क्योंकि फैमिली किसी की बड़ी हो जाती थी, किसी की कम हो जाती थी, जैसे आमतौर पे हमारे विलेजेस में रहते हैं। बट अब हमारी लैंड को ना कोई ले सकता है, ना ही दूसरों में बांट सकता है। बट रसिया के अंदर वो लैंड जिसके ऊपर पीजेंट्स का ओनरशिप होता था, उसको मीर को वो सौंप दिया करते थे, दे दिया करते थे। जो मीर होते थे, यानी कि मीर कहें या कम्यून कहें, वो लोग इसको दोबारा से उस फैमिली की साइज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। तो ये था बेटा हमारा यूरोप से चलने वाला सोशलिज्म रसिया में कैसे पहुंचा। क्योंकि रसिया उसके साथ यूरोपियन कंट्री के साथ कनेक्ट है, इसलिए यूरोप के अंदर जो एक्टिविटी हुई थी उससे रसिया के अंदर लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ा। इट्स ओके।